नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज की ये क्लासेस हैं और मैं डीजे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक छोटे से सेशन को आज शुरू करूंगा। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जो बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहता है और बच्चों को लगता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपका यह निरंतर प्रयास आपको उस मंजिल तक लेकर के जाएगा जहाँ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और कर्म कभी भी जाया नहीं होता, मेहनत कभी भी जाया नहीं होती, वो एक दिन सफल जरूर होती है। तो चलिए, आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो आरक्षण से संबंधित बातें हैं, यानी कि रिजर्वेशन। और ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण का मतलब होता है कि कुछ आधारों पर कुछ विशेष प्रावधान करना या कुछ विशेष लाभ देना। यानी कि आप किसी को विशेष लाभ दे रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई वजह हो जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये कुछ आरक्षित यानी कि रिजर्व प्रावधान है। भारतीय संविधान में आरक्षण से संबंधित अगर प्रावधानों को देखेंगे तो भारत में राजनीतिक आरक्षण भी मिलता है, साथ में शैक्षणिक यानी कि प्रवेश में आरक्षण मिलता है और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में एक मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है जिसका नाम है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि संविधान समता की बात करता है, ऐसे में अगर आप किसी को विशेष प्रावधान देते हैं तो आखिर वो किस प्रकार से संभव हो पाता है, कैसे संभव हो पाता है, आज इन्हीं टेक्निकल बातों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार संविधान में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर मैं रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करूं या रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो हमारा आरक्षण है, यानी कि आरक्षण पर हमको चर्चा करनी है, यानी कि रिजर्वेशन। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखें कि आखिर संविधान लागू होने के बाद आरक्षण का प्रावधान क्यों करना पड़ा, तो इसके लिए ऐतिहासिकता पर जाना पड़ेगा। भारत के काफ़ी लंबे समय तक चले शासन व्यवस्था को और भारत की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दरअसल भारत में हजारों साल पहले हर समाज में इस तरीके से होता है कि वर्ण व्यवस्था निर्मित होती है। समाज में अलग अलग व्यवस्थाएं बना करके, कैटेगरी बना करके, और उनको कार्य सौंपा जाता है, विभाग जिनको आज डिपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन कई बार ये कुरीति का रूप धारण कर लेती है और भारत में इसी आधार पर एक जाति शब्द का उदय हुआ जिसमें कर्म के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर उनके कर्म तय कर दिए गए। यानी कि कर्म के आधार पर उनके कार्य तय होते तो ठीक था, लेकिन जन्म के आधार पर उनके कार्य कर्म तय कर दिए गए। इसी वजह से समस्या ये पैदा हुई कि जो ऐसा कार्य कर रहे थे जो समाज में हीन भावना से देखा जाता था, काफ़ी कमज़ोर देखा जाता था और जिसको छूत की दृष्टि से देखा जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि समाज में कुछ जो वर्ग थे, जातियां थी, उनके साथ में भेदभाव शुरू हुए और ये एक लंबी परंपरा, हजारों सालों की लंबी परंपरा चली और इसी वजह से देखा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कुछ वर्गों के साथ में भेदभाव हुआ और कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। संविधान लागू करने के बाद में यह जरूरी नहीं था कि आप सभी को एक समान अधिकार देते, क्योंकि अगर कोई दौड़ने वाले गांव में बच्चे हैं जो पहले से दौड़ रहे हैं, उनके पास संसाधन है और एक दिन दौड़ के लिए कोई भर्ती आप निकालिए तो 100% वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जिनके पास में दौड़ने के संसाधन थे और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस वजह से उनको भी मौका मिलना चाहिए कि गांव के वो लोग जो कभी दौड़ नहीं पाए, नहीं तो गांव में कुछ वर्गों के पास संसाधन बहुत अधिक हो जाएंगे, कुछ के पास में संसाधन की हीनता नजर आएगी और इसी वजह से आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। अगर मैं कहूं तो आरक्षण का अर्थ अगर विशेष तौर पर देखने की बात करें तो इसके अर्थ पर मैं ये कह सकता हूं कि विशेष आधार पर, यानी कि स्पेशल बेसिस पर, विशेष आधार पर
छूट का प्रावधान, छूट का प्रावधान करना ही क्या है भाई, आरक्षण है, या विशेष प्रावधान करना या छूट करना ही आरक्षण कहलाएगा। और अगर आरक्षण की कैटेगरी देखेंगे तो ये दो प्रकार की देखने को मिलेगी, यानी कि कैटेगरी हमको दो प्रकार की देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी होती है क्षैतिज आरक्षण की, यानी कि एक कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण की, ऊर्ध्वाधर आरक्षण की एक कैटेगरी होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है क्षैतिज आरक्षण की, यानी कि एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब ये जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, ये 0 से लेकर के 100 के बीच में ये जो कैटेगरी बनी हुई है, यानी कि 50% जो आरक्षण होगा SC, ST और OBC का, ये दरअसल इसी के दायरे में आएगा। 10% EWS के आधार पर दिया गया, ये भी इसी के आधार पर, यानी कि कुल सीटों में से जो आरक्षण का प्रावधान किया जाता है वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। और क्षैतिज का मतलब होता है आरक्षण में आरक्षण प्रदान करना, आरक्षण में आरक्षण प्रदान करना, जैसे विकलांग का आरक्षण प्रदान करना। इनका मतलब ये होता है कोटा बना देना, आरक्षण में आरक्षण प्रदान करना, यानी कि कोटा बना देना। कोटा बनाने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 27% OBC आरक्षण है और आपने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण होगा, तो यानी कि महिलाओं का कोटा कितना हो गया, 50%, यानी 27% सीटों में से आधी सीटें किसके लिए रिजर्व होंगी, महिलाओं के लिए। और इसके बाद में अगर आप रिजर्वेशन के आधार देखेंगे, यानी कि रिजर्वेशन के आधार का मतलब ये हो जाएगा कि अगर भारतीय संविधान में आधार देखेंगे तो पहला आपको मिल सकता है, एक तो राजनीतिक आरक्षण मिल सकता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण। अगर मैं वर्गीकरण करूं, आरक्षण का वर्गीकरण करूं, तो एक तो मिल सकता है राजनीतिक आरक्षण, दूसरा हो सकता है सामाजिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, और जो तीसरा होता है वो होता है, यानी कि सामाजिक, या ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, और तीसरा हो सकता है नौकरियों में आरक्षण, यानी कि तीसरी कैटेगरी क्या बना सकते हैं भाई, नौकरियों में आरक्षण। अब अगर भारतीय संविधान में आरक्षण प्रदान करने का आप आधार देखेंगे, यानी कि अगर आप आधार देखेंगे कि किस बेस पर, किस आधार पर यह रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, तो यह आधार कैसा हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, यानी कि जिनके साथ में समाज में वंचना हुई है और साथ में उनको शिक्षा के आधार पर वंचना का शिकार झेलना पड़ा है, वो सारे लोग। और दूसरा है भाई आर्थिक कमजोर वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, और तीसरा आधार हो सकता है महिलाएं तथा बच्चे, महिलाएं तथा बच्चे। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन हो गया, आर्थिक कमजोर वर्ग हो गया, महिलाएं तथा बच्चे हो गए। जैसे भारत में इनको दिया जाता है, तो अगर इस कैटेगरी में देखेंगे तो SC, ST और OBC वर्ग इसमें शामिल हैं। इसमें शामिल हैं EWS, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS। और महिलाओं और बच्चों में देखेंगे तो इसमें जैसे फीमेल शामिल हैं, यानी कि महिलाओं को आरक्षण, महिला आरक्षण स्थानीय सरकार में देखेंगे। और कुछ समय पहले जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभाओं में
आरक्षण के प्रावधान किए गए। मोटा मोटा इतनी बातें हम करेंगे भाई। अब रिजर्वेशन की सबसे पहली बात होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारतीय संविधान में कुछ आधारों पर चर्चा होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहली चर्चा होनी जरूरी है, यानी कि 2 आर्टिकल पर, यानी कि 2 आर्टिकल पर हमारी चर्चा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि 2 अनुच्छेद होंगे और इन दोनों अनुच्छेदों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक का नाम है आर्टिकल नंबर 15, यानी कि आर्टिकल 15 कहता है कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा या भेदभाव का प्रतिषेध नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको और बेसिक या सामान्य भाषा में कहूं तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारत है, भारत एक राज्य है, इसकी पूरी की पूरी एक शासन व्यवस्था है, और दूसरा हम इस देश में नागरिक के रूप में रहते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि भैया ये जो 15 है, आर्टिकल 15 कहता है कि जो देश है, यानी कि इस देश को, इस सरकार को, इस राज्य को, इस देश की संस्थाओं को, इन 5 आधारों पर, यानी कि किसी व्यक्ति का रंग कैसा है, किसी व्यक्ति का रिलीजन कौन सा है, किसी व्यक्ति की जाति क्या है, किसी व्यक्ति का जेंडर क्या है और जन्म स्थान कहां पर हुआ है, यदि वह भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो देश यानी कि राज्य इन 5 तरीकों से भेदभाव नहीं करेगा। जैसे योग्यता कर सकता है, भाषा कर सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे संस्थाओं के निर्माण में हो, चाहे सरकारों के संचालन में हो, चाहे व्यवस्था संचालन हो, जितने भी कृत्य संचालित होंगे उस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा यह भी बोला गया है इसमें कि नागरिकों को भी दूसरे नागरिकों के साथ में इन 5 आधारों पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक बात जरूर बोल दी गई है कि शैक्षणिक आरक्षण दे सकते हैं। यानी कि शैक्षणिक आरक्षण कैसे दे सकते हैं भाई, कि सरकारी संस्थानों में और निजी संस्थानों में शैक्षणिक आरक्षण हो सकता है, प्रवेश में जो एडमिशन में मिलता है। महिलाओं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और यहां पर आरक्षण अगर देखें तो तीनों कैटेगरी फॉलो होती है, यानी कि महिलाओं और बच्चों की कैटेगरी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आधार और आर्थिक कमजोर वर्ग, यानी कि तीनों ही आधार यहां पर प्रयोग होते हैं। लेकिन यहां पर जो निकल करके आता है वो निकल करके आता है प्रवेश में आरक्षण। समझेंगे, अभी चर्चा करनी है हमको। इसके बाद में बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 की। और आर्टिकल जो 16 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई लोक नियोजन के मामले में समता, यानी कि लोक नियोजन के मामले में समता, लोक नियोजन के मामले में समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर वो मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि सरकारी जो नौकरियां होंगी, और दरअसल यहां पर 7 बातें लिखी हुई हैं कि मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और साथ में वंश, यानी कि 7 बातें डिस्कस करेंगे। इनके आधार पर राज्य सरकारी नौकरियों में, पहले क्या होता था कि कुछ नौकरियां कुछ वर्गों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहती थी, विशेष रूप से उनके लिए रिजर्व रहते थे। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया गया कि इस प्रकार से व्यवस्था की गई ताकि फायदा हो सके उन वर्गों के लिए जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम रहा है। यही तो आरक्षण पढ़ना है। यानी कि राज्य ने दोनों में कह दिया, राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और नागरिकों को भेदभाव करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अपवाद जोड़ दिए। क्या जोड़े, बात करेंगे। सरकारी नौकरियों पर भेदभाव नहीं हुआ, साथ में एक तो भेदभाव को समाप्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी यह डिस्क्रिमिनेशन लागू नहीं होगा। और दूसरी क्या बात बोल दी कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी है तो भैया उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 कौन कौन सी बातें करता है भाई। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 पर हमारी बातें होनी है।
और 15 कहता है कि मूल वंश, वही भाषा लिखी हुई है भाई, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये बात कहने का मतलब ये है कि मूल वंश, मैंने बोला कि ये रंग है, कलर से है आपके, ये आपके रिलीजन से है, ये आपके कास्ट से है, ये आपके जेंडर सेक्स से है, और ये प्लेस ऑफ बर्थ से है। कोई कहीं भी जन्मा हो उसे भारत का सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि ओनली फॉर सिटीजन फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार उनको मिलते हैं जो भारत के नागरिक हैं भाई, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या कहा गया है कि अब मैं सीधे इन 5 बातों को लिखूंगा नहीं हर बार, बल्कि मैं हर बार क्या करूंगा भाई, हर बार रेफरेंस दे दूंगा कि इन 5 आधारों पर। अब सबसे पहली बात है आर्टिकल नंबर, यानी कि सबसे पहली बात है आर्टिकल नंबर 15(1), आर्टिकल 15(1). अब क्या लिखा हुआ है कि इन 5 आधारों पर, केवल इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसके अलावा कर सकता है भाई, नहीं करेगा। एक तो ये कह दिया, राज्य को कह दिया कि भैया इन आधारों पे नहीं, इसके अलावा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो याद रखनी है आर्टिकल नंबर 15(2), यानी कि 15(2) के बारे में। और क्या कहा गया है भाई कि जो नागरिक होगा इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये जो भेदभाव नहीं करेगा, कहां नहीं करेगा भाई, सड़क पर, होटल में, सार्वजनिक स्थल पर, पूजा स्थल पर, कुआं, तालाब पर, सड़क, होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थल, कुआं, तालाब आदि जगह पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी दुकान में गया कि कुआं, तालाब, दुकान भी हो गई भाई। अब मान लीजिए कि कोई सांवला व्यक्ति है, दुकान में चला गया और उसने कहा फेयर एंड लवली दे दीजिए। अब दुकानदार उसको देख करके सोच रहा है कि फेयर एंड लवली कहीं शर्मा ना जाए, है ना, मिथ तो है ही है कि गोरा कर देती है। अब वो कह रहा है कि नहीं यार, तुमको नहीं देंगे, थोड़ा बहुत अगर मामला ठीक होता तो सौंप देते तुमको, लेकिन नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको फेयर एंड लवली दे देनी है, क्योंकि आपने दुकान खोल रखी है, और उसके साथ रंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। चलिए भाई, ये बात हो गई। लेकिन संविधान निर्माता जानते थे कि बराबरी दे देने से बराबरी आएगी नहीं, कई बार आपको बराबर करना भी पड़ता है, यानी कि बराबर बनाना भी पड़ता है। और इसी वजह से भारतीय संविधान में अपवाद जोड़े गए, यानी कि अपवाद का मतलब था एक्सेप्शन जोड़े गए, अपवाद जोड़े गए। और ये जो एक्सेप्शन है, ये जो अपवाद जोड़े गए, ये अपवाद आर्टिकल में ही है भाई संविधान के। क्या क्या अपवाद जोड़े गए भाई, यानी कि जो अपवाद जोड़े गए, सबसे पहला अपवाद जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 15(3), ये मूल संविधान में था। और ये कहता है भाई, महिलाओं और बच्चों को, महिलाओं तथा बच्चों को
क्या दे सकते हैं भाई, को आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। महिलाओं और बच्चों को क्या दे सकते हैं भाई, आरक्षण दे सकते हैं, आर्टिकल नंबर 15(3). और मजेदार बात है कि इसी के आधार पर जो रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, जो आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, वो किसके आधार पर किया जाता है भाई, इसी के आधार पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आरक्षण दे सकते हैं। और इसके बाद में क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 15(4), और ये जो 15(4) जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया पहले जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1951 का, यानी कि 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ उससे जोड़ा गया। इसके बाद में एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 15(5), और ये जोड़ा गया था भाई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में ये। और इसके बाद में मोदी जी ने जुड़वाया भाई एक नया आर्टिकल और जोड़ा गया था 15(6), ये बात। अब दरअसल क्या है कि इन पे जाने से पहले, इनमें जाने से पहले मैं दो बातें, यानी कि दो आर्टिकल के बारे में चर्चा करूंगा भाई, यानी कि दो आर्टिकल के बारे में चर्चा करना जरूरी है। क्या जरूरी है भाई चर्चा करना, कैसे कर सकते हैं भाई? तो दरअसल दो आर्टिकल कौन से हैं? एक तो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 29(2). 29(2) में क्या कहा गया है कि मूल वंश धर्म, जाति एवं भाषा, मूल वंश धर्म जाति एवं भाषा, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इनको जोड़ करके कह दिया गया, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में मूलवंश धर्म भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। यानी कि इस देश के किसी भी शैक्षणिक संस्था में उसके रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, और मूल संविधान कहता था भाषा के आधार पर हम शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देते समय कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और एक आर्टिकल और है भाई, और वो आर्टिकल नंबर है 30। और 30 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं भाई। तो आर्टिकल नंबर 29(2) की भाषा याद रखना है, अभी आ जाएगी समझ में। और आर्टिकल नंबर 30 यहां पर जरूरत पड़ने वाली है भाई। अब इससे क्या जोड़ा गया? इससे जोड़ा गया यानी कि आर्टिकल नंबर 29(2) की कोई बात होते हुए, यानी कि आर्टिकल नंबर 29(2) तो आर्टिकल नंबर 29(2) की कोई बात होते हुए सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर संस्थानों में, यानी कि प्रवेश में शैक्षणिक संस्थानों में आधार पर
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दे सकते हैं, ये बात। और इसके बाद में है दूसरा, और दूसरे में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया कि आर्टिकल नंबर इसकी, यानी कि किसकी, आर्टिकल 30 की कोई बात होते हुए, आर्टिकल 30(1) की। दरअसल क्या है कि निजी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में एडमिशन में आरक्षण दिया गया, यानी कि ओबीसी को प्लस निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण मिला। तो अब देखना क्या कह रहा है ये भाई, ये दो बातें कह रहा है, यानी कि एक तो ओबीसी को आरक्षण दिया, ओबीसी को सरकारी संस्थानों में आरक्षण दिया, संस्थान में प्रवेश में आरक्षण, और साथ में इसने क्या किया कि सामाजिक आर्टिकल 30(1) के संस्थानों को छोड़कर SC ST ओबीसी को निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण होगा। प्रवेश में क्या होगा भाई, आरक्षण होगा। कहने का मतलब यह है कि 1951 में SC ST को एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया और कहा गया कि भाई जितने भी सरकारी संस्थान हैं इस आधार पर भेदभाव को अपवाद के स्वरूप में मानना है, जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है। बाद में क्या हुआ कि 2006 से जब ये लागू हुआ, 2005 में जब ये संशोधन हुआ, तो इस संशोधन से कहा गया कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी में तो SC ST OBC को प्रवेश में रिजर्वेशन मिलेगा ही, साथ में प्राइवेट संस्थाओं में भी रिजर्वेशन मिलेगा, बस जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के संस्थान है वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। आरोप लगता है कि भाई उन पर भी लागू होना चाहिए, सब जगह पर प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए भाई, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति है वो अपने हिसाब से सेट करती रहती है भाई। और इसके बाद में बात आती है 15(6), और इसको जोड़ा गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। और इसमें क्या किया गया भाई, इसमें किया गया कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, यानी कि इसमें क्या किया गया भाई, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, यानी कि आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि यहां पर सामाजिक शैक्षणिक नहीं होगा, पिछड़ेपन के आधार पर दोनों बातें हैं बेटा। दोनों बातें कौन सा है, सरकारी संस्था और निजी शैक्षणिक संस्था, निजी और सरकारी दोनों जगह पर, यानी कि दोनों जगह पर, यानी कि ये बात लिख देनी है भाई। आर्टिकल नंबर 29(2) की कोई बात होते हुए भी जो आर्थिक कमजोर वर्ग हैं उनको क्या मिलेगा भाई, प्रवेश में आरक्षण मिलेगा। ये तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको समझाऊं तो इसको क्या लिख दूंगा भाई, कि सामान्य वर्ग को निजी एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में क्या होगा भाई, प्रवेश में आरक्षण होगा। अब याद रखना है कि इसी में लिखा हुआ है कि यह उल्लंघन 29(2) का नहीं माना जाएगा, और साथ में यह आरक्षण कहां पर लागू नहीं होगा भाई, यह आरक्षण नहीं लागू होगा धार्मिक संस्थाओं पर। यह बात, तो ये एक मोटा एक ओवरव्यू हो गया आर्टिकल नंबर 15 से। मैं सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहा था, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगेगा,
लेकिन टफ थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जरूर, क्योंकि संवैधानिक भाषा है। जब इसको अपनी भाषा में लौटा करके लेकर के आएंगे तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो चलिए भाई एक दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं भाई, और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 16, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 के बारे में अब हमको चर्चा करनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? इसमें लिखा हुआ है लोक नियोजन के मामले में समता, इक्वालिटी बिफोर मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के मामले में समता। अब ये जो लोक नियोजन के मामले में समता है भाई, इक्वालिटी बिफोर मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के मामले में, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई आर्टिकल नंबर 16(1) में कि केवल 16(1) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि सभी को लोक नियोजन सरकारी नौकरी के मामले में सभी को क्या मिलेंगे भाई? समान अवसर मिलेंगे। और इसके बाद में क्या लिख दिया भाई? आर्टिकल नंबर 16(1) में क्या लिख दिया भाई? 16(1) में लिखा कि केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास एवं वंश के आधार पर राज्य सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि मूल वंश का मतलब है कि आपका रंग भले ही कोई हो, सरकारी नौकरी मिलेगी, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, जन्म स्थान कहीं पर भी हो, निवास का मतलब डोमिसाइल, जिस राज्य में आप रहते हैं वहां का डोमिसाइल, और वंश का मतलब होता है कि जिस गोत्र से आप बिलोंग करते हैं। तो आपका गोत्र क्या हो गया भाई? वंश हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये 7 आधारों पर राज्य आपके साथ में क्या नहीं करेगा भाई? भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गोत्र के आधार पर भेदभाव हो जाता था कई बार निवास के आधार पर, जैसे कई अपने राज्य के लोगों को ही भर्ती करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये प्रावधान को लिख दिया गया था। अब इसके बाद में क्या हुआ भाई? इसके बाद में आर्टिकल नंबर है 16(3), यानी कि 16(3) है। अब 16(3) में क्या कहा गया कि कुछ राज्यों में अगर उनके राज्य का प्रतिनिधित्व कम है, यानी कि खुद के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उस मामले में क्या हो जाएगा? तो उस मामले में यदि राज्य का प्रतिनिधित्व कम है तो आपको ये बात लिख देना है भाई कि राज्य का प्रतिनिधित्व जो कम है, तो क्या कहा गया कि राज्य निवास के आधार पर, डोमिसाइल, जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं हम, के आधार पर भेदभाव कर सकता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। दरअसल अगर आप वहां के डोमिसाइल हैं तो आपको नौकरी में चांस मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। और ऐसा हुआ भी 1957 में संसद ने राज्यों को अधिकार दिया, परंतु 1973 में क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। 1973 में से क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। अब अपवाद स्वरूप सिर्फ 2 राज्य हैं, क्योंकि यहां पर तेलुगु का कम प्रतिनिधित्व था, तमिल का ज्यादा था, और इसीलिए
तेलुगु भाषा पर राज्य बने 2, और वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो अपना निवास के आधार पर भेदभाव रखने का अधिकार रखते हैं, यानी कि अपने बच्चों को, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हीं को ये अधिकार मिल सकता है। अब इसके बाद में बात आती है भाई अपवाद की, यानी कि ये अपवाद ही थे, यहाँ से अपवाद शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये अपवाद हैं। कहाँ से? यहाँ से, इस वाली जगह से इधर वाले अपवाद हो जाएंगे। अब एक तो अपवाद ये हो गया, अब दूसरा अपवाद देखिए भाई। आर्टिकल नंबर 16(4) क्या कहता था? 16(4) क्या कहता था? सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर वंचित वर्गों को, SC ST OBC वंचित वर्गों को आरक्षण दे सकते हैं। तो ये जो SC ST का रिजर्वेशन था, जैसे OBC का रिजर्वेशन है, तो OBC का रिजर्वेशन 1990 से है और SC ST का रिजर्वेशन है 1950 से। कैसे है, अभी उसी पर चर्चा करनी है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर, अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल और जोड़ा गया भाई, इसमें 2 आर्टिकल वैसे जोड़े गए, आर्टिकल 16(4) का, और इसको जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन 1995 से 1995, और इसमें जोड़ा गया पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, माफी चाहूंगा, पदोन्नति में आरक्षण। और इसी में एक संविधान संशोधन करके बाद में, यानी कि 85वां संविधान संशोधन 2001 में इसमें जोड़ दिया गया अनुवर्ती वरिष्ठता, यानी कॉन्सिक्वेंसेस सीनियरिटी, अनुवर्ती वरिष्ठता या परिणामी ज्येष्ठता, अनुवर्ती वरिष्ठता या इसी को बोलते हैं परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता या अनुवर्ती वरिष्ठता। अब इसके बाद में ये बात हो गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ भाई, एक और संविधान संशोधन हुआ और उससे जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 16(4) खा। सबसे पहले ये बना लेते हैं भाई, तो कम से कम एक अंदाजा रहेगा कि संविधान इन मामलों में क्या कहता है। 16(4) खा को जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया 81वां संविधान संशोधन 2000, और क्या जोड़ा गया था, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड सिद्धांत, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड सिद्धांत क्या होता है, चर्चा करेंगे भाई। इसके बाद में मूल संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 16(5), ये पहले से ही था भाई, मूल संविधान के ही है, 5 तक थे। और इसमें क्या लिखा हुआ था, धार्मिक संस्थाओं में वंशानुगत हो सकता है, यानी कि पुजारी वगैरह में ये क्रिया लागू नहीं होगी, वहां पर वंश के आधार पर कर सकते हैं भाई। और इसके बाद में 16(6) जोड़ा गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से, 103वां संविधान संशोधन 2019 से इसको क्या कर दिया गया भाई, जोड़ दिया गया। और क्या किया गया कि आर्थिक EWS जिसको बोला जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, देख लीजिए, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, और ये है आर्थिक कमजोर वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग के आधार पर सामान्य वर्ग को सरकारी, SC ST OBC को छोड़कर बोला गया है, सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में
10% आरक्षण होगा। सरकारी नौकरियों में कितना भाई? 10% रिजर्वेशन होगा। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 15 है, इस 15 से दो बातें निकल करके आती हैं। एक तो आपका राजनीतिक आरक्षण निकल करके आएगा, यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन निकल करके आएगा, और एक निकल करके आता है शैक्षणिक रिजर्वेशन, यानी कि दूसरा जो निकल करके आता है वो निकल करके आता है शैक्षणिक रिजर्वेशन, ये चीज। और इसके बाद में जो आर्टिकल नंबर 16 है, ये निकल करके आता है सरकारी नौकरी में, यानी कि सरकारी नौकरियों में सरकारी जो नौकरियां हैं, यहां पर जो रिजर्वेशन होगा, ये बात। तो ये आर्टिकल नंबर 15 और क्या हो गए भाई? 16 हो गए, ये चीज। अब हमारी जो शुरुआत होगी, तो सबसे पहली जो हम शुरुआत करने वाले हैं, वो करने वाले हैं भाई राजनीतिक आरक्षण की, यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब ये जो राजनीतिक आरक्षण है, इस राजनीतिक आरक्षण को अगर मैं बांटना चाहूं, कि राजनीतिक आरक्षण अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, तो इस राजनीतिक आरक्षण को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। एक डिवाइड कर सकता है लोकसभा में आरक्षण, यानी कि संसद, यानी कि एक तो हो गया संसद, तो संसद में लिख सकते हैं कि राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। और दूसरा लोकसभा में, तो लोकसभा में अगर देखेंगे आप, तो लोकसभा में किस किस का आपको देखने को मिलेगा भाई? तो लोकसभा में 2 आरक्षण आपको देखने को मिलेंगे। एक रिजर्वेशन एससी तथा एसटी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और साथ में 33% महिला आरक्षण, इसी तरह से दूसरा अगर देखोगे विधानमंडल में, तो विधानमंडल में आपको विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है, यानी कि विधान परिषद में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं। विधान परिषद में क्या है भाई? कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो विधानसभा है, इस विधानसभा में अगर आप देखेंगे, तो विधानसभा में आपको मिलेंगे 2 रिजर्वेशन। एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और महिलाओं को, यानी कि ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है, ओबीसी नो रिजर्वेशन। इसी तरह से महिला, यानी कि 33% महिला आरक्षण, और किसका नो आरक्षण है भाई? नो रिजर्वेशन किसका होगा भाई? ओबीसी का।
और तीसरा रिजर्वेशन मिलेगा लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकारों में। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार में। और अगर स्थानीय सरकार में देखोगे तो यहां पर दो रिजर्वेशन हैं। एक रिजर्वेशन है अस्थाई, और ये जो अस्थाई रिजर्वेशन है वो है ओबीसी का, यानी कि राज्य विधानमंडल चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ये। और दूसरा रिजर्वेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा परमानेंट रिजर्वेशन यानी कि स्थायी आरक्षण। स्थायी आरक्षण, और इसमें भी स्थायी आरक्षण में दो प्रकार से, महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण। मध्य प्रदेश में तो 50% लागू है। बिहार पहला राज्य था जिसने रिजर्वेशन को कितना कर दिया था भाई, 50% कर दिया था। और दूसरा है भाई SC ST का जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को अगर हम समझें तो संसद और विधानमंडल के दोनों ही उच्च सदनों में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और साथ में ओबीसी का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया गया 2026 के बाद लागू होगा, देखेंगे कैसे। और SC ST के जनसंख्या के अनुपात में तीनों जगह दिए गए हैं, लोकसभा में, विधानसभा में और साथ में स्थानीय सरकारों में। महिला आरक्षण तीनों जगह पर आपको न्यूनतम अब देखने को मिलेगा। ये जो दिया गया था वो दिया गया था 73वें संविधान संशोधन से, और ये जो दिया जा रहा है महिलाओं को वो दिया जा रहा है 103 यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये वाली बात। यानी कि कुल मिलाकर के अब हमको इनकी बातें करनी है भाई। अब हमको जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है किसके बारे में भाई, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में अब हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक आर्टिकल होगा जिसके बारे में चर्चा करनी है हमको 334, और एक नया आर्टिकल अभी जोड़ा गया है उसका नाम है 334A, यानी कि इनके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल क्या है कि यह एक सीरीज है। मेरा मोटिव यह है कि बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, और ये जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए वो रिजर्वेशन को लेकर के एकदम स्पष्ट उनका जो माइंड सेट है वो सेट हो जाए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज की अपनी कड़ियां रहेगी। आज मैंने थोड़ा बहुत एकदम बेसिक सी बात करने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट इसके दूसरे वाले वीडियो पर हम राजनीतिक आरक्षण और अन्य आरक्षण के बारे में और बहुत सारे सवाल साथ में रखने वाले हैं। यहां तक कि ये भी समझेंगे आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निजी क्षेत्र पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं, अल्पसंख्यकों का आरक्षण, और साथ में आर्थिक आधार पर। तो हम इस सीरीज के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन को लेकर के स्पष्ट हो जाए। लेकिन आज की चर्चा हमारी यहीं तक रहेगी। मैं आप लोगों से विदा लूंगा। सभी बच्चों को नमस्कार।